सऊदी अरब का यमन पर जवाबी हमला देखने को मिला है। सऊदी समर्थित गुटों और सेना ने बमबारी कर दी है। उत्तरी यमन के अल ज़ौफ प्रांत में यह भीषण झड़प हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन पर जवाबी हमला किया है क्योंकि यमन से हमले हो रहे थे। सऊदी अरब को निशाना बनाया जा रहा था। सऊदी समर्थित गुटों और सेना ने बमबारी की है। उत्तरी यमन का यह इलाका है अल ज़ौफ प्रांत, जहां पर हुई है भीषण गोलीबारी। तो यमन में हमले का नया वीडियो भी सामने आया है, जहां सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई है। सऊदी समर्थित गुटों का बड़ा हमला बताया जा रहा है। यमन में हमले का ये देखिए, ये नया वीडियो, वाहनों का आग के हवाले किया गया, सेना की गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और वहीं सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हूती ने बड़ा हमला किया है। जीजान और यानबू की अरामको फैसिलिटीज को बनाया गया निशाना। ये देखिए आप तस्वीरें। नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदेब में भी जंगी चिंगारी सुलगती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर बाब अल मंदेब में नाकाबंदी करने की धमकी दी गई। तो सऊदी अरब पर हूती का हमला 5 पॉइंट में, ये पूरी खबर आपको समझा देते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करने जा रहे हैं। सऊदी अरब के खिलाफ हूती के 2 ऑपरेशन। सऊदी अरामको की ऑयल फील्ड पर हमले हो गए। जीजान और यम्बू की तेल सुविधाओं को किया गया टारगेट। मिसाइल ड्रोन से हूती की यह बहुत बड़ी स्ट्राइक थी। ऑयल फील्ड में धमाके के बाद आग लग गई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हूती का प्लान देखिए क्या है। समुद्री ब्लॉकेट के जवाब में हूती की नाकेबंदी। सऊदी अरब की चेतावनी सामने आई है। अब हूती और यमन का सर्वनाश तय है। खतरा क्या है? अब खाड़ी में महायुद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। तो यमन और हूती एक तरफ और दूसरी तरफ सऊदी अरब। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये तनाव किस लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? और ऐसा लग रहा है कि यमन और सऊदी अरब के बीच अब आर पार की जंग शुरू होने जा रही है। जिस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, आसार तो यही लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, बहुत ही नाजुक स्थिति है। ये भी सच है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बाय एंड लार्ज ब्लॉक है, जहाँ से 20% ऑयल जाता है, मगर अभी तक जो रेड सी का रूट था वो बाय एंड लार्ज खुला हुआ था और सऊदी अरेबिया काफ़ी ऑयल यानबू के थ्रू भेजता था रेड सी के पोर्ट से। मगर जब से अब रिलेशनशिप खराब हुए हैं, स्पेशली जब से सऊदी अरेबिया ने साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला किया था, इसके बाद जो ट्रूस हुआ था 2022 में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब इनके बीच में आपस में काफ़ी हद तक लड़ाई स्टार्ट हो गई है। जो हूती रेबल्स हैं वो हमला कर रहे हैं सऊदी पे, जो कि जीजान और यानबू के पोर्ट्स और रिफाइनरी है, और इसी प्रकार से सऊदी अरेबिया भी पलटवार कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रेड सी के अंदर जो एक प्रकार से बाब अल मंदेब है, वहां से 10 से 12% ऑयल जाता है, उसको बंद कर दिया है अब हूती रिबल ने, और ज़्यादातर ऑयल वहां से सऊदी का जाता था। अब हो क्या रहा है, 20% आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉक हो गया और 10 से 12% अगर बाब अल मंदेब में हो जाता तो देखें कि कितना चोक हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की जो आपकी एनर्जी सेक्टर है। तो ये सच्चाई है समीर, सिचुएशन नाजुक लग रही है। अब जो हूती रेबल और एक प्रकार से सऊदी अरेबिया के बीच में जो लड़ाई छिड़ी है, ये किस रूप लेगा ये समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है कि लड़ाई का जो दायरा बढ़ता जा रहा है। बात है सर, और बीते दिनों हमने देखा कि पूरी दुनिया पर कितना असर पड़ा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जब ब्लॉक हुआ, 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है, तेल टैंकर्स यहीं से होकर गुजरते हैं। 12 से 13% उसमें आप बाब अल मंदेब भी जोड़ लीजिए। अगर ये रूट भी ब्लॉक हो गया तो इसका नतीजा क्या होगा? प्रगति, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से खतरे को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ा रही हैं। एक और खबर आपको बताते हैं, इराक की राजधानी बगदाद में हमला हुआ है। हमले के बाद अल मुतनब्बी स्ट्रीट पर आग लग गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ
एक तरफ तो सऊदी अरब और हूती में लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, उसका असर क्या होगा। और दूसरी ओर इराक की राजधानी पर हमले की खबर। और वहीं इराक के सुलेमानिया में भी हमला हुआ है। धमाके की आवाज से दहले कई इलाके। ये आप तस्वीरें देखिए, रात के अंधेरे में किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। इराक का ये सुलेमानिया इलाका है जहां पर धमाके की आवाजें आप सुन सकते हैं। जमकर गोलीबारी हुई है वो साफ नजर आ रहा है। वहीं इराक के किरकुक में बड़ा ड्रोन अटैक भी हुआ है। जाम्बुर ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक की खबर है। यूएई की कंपनी से जुड़ा जाम्बुर ऑयल फील्ड जहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो इराक के किरकुक में बड़ा हमला, ड्रोन अटैक की तस्वीरें ये देखिए। भीषण आग भी लग गई यहां पर हमले के बाद। और ये जो कंपनी है यूएई की कंपनी से जुड़ा है जाम्बुर ऑयल फील्ड। दो तस्वीरें, अहम खबरें आपके सामने। इराक के किरकुक में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ तो इराक के सुलेमानिया में भी हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और यूएई की कंपनी से जुड़ा हुआ जाम्बुर ऑयल फील्ड बताया जा रहा है, जहां पर भी निशाना साधा गया है, जिसके बाद यहां आग लग गई। और वहीं इराक के इरबिल में शाहेद ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। ईरानी हमले को अमेरिका ने दरअसल नाकाम किया है, इसलिए इस खबर के मायने बड़े हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस ने दागी इंटरसेप्टर मिसाइल। ये देखिए आप, इराकी कुर्दिस्तान में भीषण धमाके का ये वीडियो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इराकी कुर्दिस्तान का ये पूरा इलाका है, जिसका आसमान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्टर मिसाइलें दागकर इस शाहेद ड्रोन को कर दिया तबाह। वहीं अमेरिका को लेकर ईरानी सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है कि इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। हमले में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका को लेकर ईरानी सेना का बहुत बड़ा दावा। इरबिल में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले की खबर। हमले में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट। और इस बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इस मुलाकात पर सबकी नजरें होंगी और ये खबर आ रही है कि सोमवार को वॉशिंगटन के लिए बीबी रवाना होंगे। मंगलवार को व्हाइट हाउस में बड़ी मुलाकात होगी। हमलों से पहले पिछली बार मिले थे दोनों नेता, इसलिए भी इस मुलाकात के मायने बड़े हैं। नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। तो ये मीटिंग जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। 48 घंटे बाद महाविध्वंस ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग क्यों हो रही है, खबर क्या है, ये आपको बताते हैं। कल से नेतन्याहू का अमेरिका दौरा है और मंगलवार को ट्रंप से बैठक भी है। मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? ईरान पर फिर हमले का प्लान तैयार हो सकता है। तेहरान पर विध्वंसक हमले भी इसके बाद संभव है। ईरान के टॉप लीडर पहला टारगेट होंगे। इजराइल का ब्लूप्रिंट क्या है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। युद्ध 3.0 का नया चरण शुरू होगा। खुफिया तरीके से सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत। ट्रंप बेंजामिन में सीक्रेट करार हो सकते हैं। मुस्तबा के खात्मे का प्लान भी तैयार हो सकता है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या इस बैठक के बाद इजराइल को भी ग्रीन सिग्नल, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेंजामिन को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा? और क्या बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की भी शुरुआत हो सकती है? देखिए, जो मुझे लगता है कि अब यदि कुछ बचा है तो ग्राउंड ऑपरेशन ही बचा है, क्योंकि जो थ्रेट का परसेप्शन था और ये जो एयर स्ट्राइक जो हो रही थी जो दोनों तरफ से, मुझे लगता है ये अति हो चुकी है। दोनों क्रॉस कर चुके हैं और जो होना था, जो रिजल्ट आना था दोनों का, वो भी आ चुका है। रिजल्ट ये है कि ना तो यहाँ अमेरिका हार रहा है, ना तो ईरान हार रहा है। दोनों की जो एयर कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न में है। कोई किसी को हराने के पोजीशन में नहीं है। अब ये बात आती है, जैसे भी आपने कहा कि जो ट्यूसडे को मीटिंग, मंगलवार को जो मीटिंग होने वाली है, उसके बाद रुख क्या होगा। आप याद कीजिए कि कुछ दिन पहले की ये चर्चा थी कि ईरान
खुद तैयार कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन में, ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है जहां पर इनके बेसिस बने हैं। तो अब क्योंकि अच्छी तरीके से तबाह किया, पूरी तरीके से आपने देखा कि जॉर्डन को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, बहरीन को ले लीजिए, जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया गया है। अब ईरान को लगता था कि उसका अपर हैंड है, अब हम चलते ग्राउंड ऑपरेशन। तो ये पूरे युद्ध की जो अंतिम जो मुझे लगता है एक तस्वीर सामने आ रही है वो ये ग्राउंड ऑपरेशन की आ रही है। लेकिन मैं अभी एक न्यूज ये आ रही है कि अमेरिका में एक ऐसी मीटिंग हो रही है कि जो उसके सबसे बड़े डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं ट्रंप के, कुशनर और विटकॉफ, इन दोनों ने कहा कि अभी भी समय है कि हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें, इकोनॉमिक जो वेपनाइजेशन करें, मिलिट्री एक्सपेंशन ना करें। ये एक आवाज, एक कॉर्नर की आवाज है, क्योंकि अमेरिका को एहसास हो चुका है कि उसके जो बेसिस है पूरी तरीके से तबाह कर दिया ईरान ने कुछ दिनों में। आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए। बिल्कुल तो सही बात है। ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। और अमेरिका में भी अब ये आवाजें पुरजोर तरीके से उठने लगी हैं कि आखिर इतने दिनों तक जंग लड़कर आपको हासिल क्या हुआ, आपने हासिल क्या किया। और इसका जवाब अमेरिका के पास ज्यादा देने के लिए है नहीं। नतीजा यह है कि फिलहाल फुल स्टॉप लगाया गया है, लेकिन यह फुल स्टॉप कब तक मेंटेन रहेगा यह देखने वाली बात होगी। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को इस बीच चेतावनी जरूर सामने आई है। फ्रेंच मीडिया LCI का बड़ा दावा, ईरान के खिलाफ बड़े युद्ध पर विचार किया जा रहा है, शर्त न मानने पर बड़ा हमला संभव है। ट्रंप से बातचीत के बाद यह बड़ा दावा किया गया है फ्रेंच मीडिया LCI की तरफ से। तो ईरान से युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान की भी जानकारी है। अमेरिका से युद्ध पर IRGC ने बड़ा दावा किया है। 17 सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन नष्ट किए गए। IRGC की तरफ से यह बड़ा दावा। यह भी कहा कि F-15 P-8 एयरक्राफ्ट तबाह किया गया है। C-17 और 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तबाह किए गए हैं। और वहीं अहम खबर है, ईरान में नए हमले ना करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक्सियोस के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश जारी कर दिया है। ओमान में हॉर्मुज खोलने पर वार्ता को लेकर खबर है। ट्रंप बोले कूटनीति ही बेहतर रणनीति है। और ईरानी हमलों से दबाव में आए अमेरिकी सैन्य बेस अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है ईरान। इसी को लेकर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। ईरान से दूर दूसरे ठिकानों पर शिफ्ट हो रही है अमेरिकी सेना। ईरान की रणनीति से अमेरिकी हमले बेहद मुश्किल होंगे। ईरान की नई युद्ध नीति का मेहर न्यूज का दावा। इस नई युद्ध नीति को लेकर मेहर न्यूज ने दावा किया है कि अब नई नीति की वजह से अमेरिका के US बेसिस पर, इन बेसिस पर दबाव बढ़ गया है। और इस बीच बहरीन की राजधानी मनामा में ईरानी हमले से हड़कंप मच गया। मनामा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। हमले के बाद पूरे बहरीन में बजते दिखे सायरन। ये देखिए आप, बहरीन में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। बहरीन में अमेरिकी नेवी के बेस पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और ईरान के खैबर शेखन मिसाइल से हमले तेज हो गए हैं। WSJ की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। तो वॉशिंगटन जनरल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। खैबर शेखन के सामने थाड बेअसर दिखाई दे रहा है। एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम भी नाकाम। जी हां, ऑपरेशन खैबर शेखन 2 ईरान की नई रणनीति क्या है ये आप जरा समझिए। दरअसल अब ईरान की तरफ से यह तय किया जा रहा है कि अलग अलग रूट से अटैक किया जाएगा। ड्रोन के साथ डेडली कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। तेजी से दिशा बदलती है शेकन। IRGC का दावा क्या है इसे लेकर? खैबर शेकन के सामने थाड जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बेअसर साबित होते हैं। एरो 2 और एरो 3 डिफेंस को भी ये भेज सकती है। खैबर शेकन 2 की ताकत देखिए। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत घातक बैलिस्टिक मिसाइल है। 1450 किलोमीटर तक ये हमला कर सकती है। मिसाइल शील्ड को भेदने में सक्षम है। स्पीड है इसकी 9500 किलोमीटर प्रति घंटा। 1500 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ये ले जा सकती है। 15 मिनट से भी कम वक्त में इसे लॉन्च किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि क्लस्टर क्षमता से और ज्यादा विनाशक बना दिया गया है खैबर शेकन को। यहां पर भी अमेरिका का झूठ और ईरान जो कह रहा था वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सिवाज सर,
एक तरफ अमेरिका के ये दावे कि हमने मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है, 10 से 20% मिसाइल पावर ही बची है और उसको भी जल्द ही खत्म कर देंगे, और ईरान ने उन तमाम दावों को झुटलाया था और अब एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, उदाहरण हमारे सामने। हाँ बिल्कुल, देखो शमीर, लग ऐसा रहा है कि अगर दोबारा राउंड स्टार्ट हो जाता है तो मुझे लगता है फिर ईरान का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि ईरान ने किया क्या है, ईरान ने ये जो बीच में मौका मिला है उसको, उसने जो अपनी नई मिसाइलें जो बनाई हैं उसकी क्षमता पहले जो है वो शाही ड्रोन थे या फतह मिसाइल थे उससे भी ज़्यादा है, और उससे क्या होगा कि जो हमले होंगे वो सटीक होंगे, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बात करता है अमेरिका, चाहे वो थर्ड है या पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम है या यूरो 2 या यूरो 3, वो उसको रोक नहीं पाएंगे। और अब की बार इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की, ईरान ने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से जाएंगे, कहीं से ड्रोन कहीं से मिसाइल, और जो भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सैचुरेट कर देंगे। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका ऐसी दोबारा गलती करेगा कि दोबारा युद्ध करने की कोशिश करेगा। अगर करता है तो ईरान प्रिपेयर्ड है, और ईरान का ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट की है, अगर आप देखें कि 3 देश हैं उन्होंने टारगेट किए हैं, उसमें आप बहरीन, कुवैत और जॉर्डन। वो क्यों? बहरीन के अंदर आप देखिए 5th नेवल फ्लीट है, उसको कहते हैं 60 से 70% उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। और आप देखें कि जो कुवैत में अली अल सलाम जो एयर फील्ड है, जो कि बहुत बड़ी एयरफील्ड मानी जाती है अमेरिका की, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। और इसी प्रकार से जॉर्डन में, ये नज़दीक भी हैं, इन पे सरप्राइज फैक्टर भी है, और इनके अंदर जो भी मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, उनके ऊपर भारी नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्थिति जो है वो ईरान के अभी भी पलड़े में है। ईरान ने 2 और चीज़ें जो की हैं इसमें कोई शक नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, इससे आप एनर्जी सेक्टर में देखें $100 पर बैरल के करीब रेट पहुंच गए हैं ऑयल के। ऊपर से बब अल मंदेब, जहां से सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन थी जानबूझ से अपना ऑयल बेचता था, वो भी बंद हो गया। तो अब अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर अमेरिका को बहुत मुश्किल होगी, ईरान का फिर पलड़ा भारी तो यहाँ पर ईरान की तरफ से बनाया ही गया है, जिसकी वजह से ये नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। IRGC की तरफ से हालांकि दावा किया गया है इसे लेकर, लेकिन जो बयान सामने आ चुके हैं उससे भी दबाव दिखाई दिया है। लौटेंगे सर आपके पास, एक और खबर बता देते हैं। दुनिया के देशों को ईरान की खुली चेतावनी भी सामने आ गई है। ईरान पर हमला करने वाले देश निशाना होंगे। टारगेट पर अमेरिका, इजराइल के मददगार देश। ईरान के पास आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित। अब्बास अरागची ने कहा, हमले का जवाब देना हमारा हक है। और आइए अब आपको एक बहुत खास तस्वीर दिखाते हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री इस वक्त करगिल पहुंचे हैं, जवानों के बीच हैं, और जिन जवानों ने अपनी शहादत दी करगिल की लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान, उनको खिराज अकीदत पेश की जा रही है। सलाम कर रहा है आज पूरा देश उन वीर जवानों को। करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री की मौजूदगी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे करगिल से। शौर्य संध्या कार्यक्रम जिसमें शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। जानों का बलिदान दिया, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल विजय थे, और इसी युद्ध के सामने जो पहाड़ियाँ हैं, डोलोलिंग की हाइट्स है, डोलोलिंग की हाइट्स से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। बातराटाप, टाइगर हिल, ऐसे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिवाज साहब, मैं चाहूंगा कि इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें, अपनी टिप्पणी जरूर दें। करगिल विजय दिवस, विजय गाथाएं हमने लगातार सुनी। 1999 की यह जंग, जहां पर पाकिस्तान के पास एक एज था क्योंकि उसकी सेनाएं ऊंचाई पर थीं, और उसके बावजूद भारत के वीर जवानों ने कैसे उनका सामना किया और उनको पराजय दी। ये कहानी हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें और देख लेते हैं।
सिवाज साहब, देखो समीर, एक चीज ध्यान देना है कि जो ओप विजय हुआ था कारगिल, बटालिक और दराज सेक्टर में, जी। ये एक वीरता का निशान है भारत की फौज का। आपको याद होगा कि किस प्रकार से 1999 में पाकिस्तान के जो इंट्रूडर और उनके जो आर्मी एनएलआई थी वो कुछ पोस्टों पे आके बैठ गई जो कि एक अनऑक्यूपाइड थी, जिसके अंदर टोलोलिंग भी था, टाइगर हिल भी था, उसके अंदर सगरुती टॉप भी था। मगर जिस प्रकार से भारत की फौज ने उनके ऊपर हमला करके विजय प्राप्त की, वो मुझे लगता है आने वाली जो नस्लें हैं वो उसको पढ़ेंगी। 15,000 फीट से ज़्यादा हाइट, -20 टेम्परेचर, 90 डिग्री के करीब उनका क्लिफ, मतलब कि जब लड़ाई होती है ऐसे जगह में तो डिफेंडर को बहुत आसानी होती है बिनस्पत अटैक करके। मगर भारत की फौज जो है उसने बहुत ही काबिल काम किया और इन सब को मार गिराया। और कौन भूल सकता है उस समय कि पाकिस्तान की जो फौज थी उसने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारे सैनिक ही नहीं है। और उनका जो जिस प्रकार से हमने अंतिम संस्कार भारत के अंदर किया एज पर द मुस्लिम राइट, वो भी मुझे लगता है काबिल तारीफ है। मुझे लगता है 1999 में जब भारत इतना ज्यादा इक्विपमेंट भी अच्छा नहीं था, वेल प्रिपेयर्ड नहीं था और एक प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आज की तारीख में अगर आप इसकी तुलना करें ऑपरेशन सिंदूर में, तो भारत अब बदला हुआ भारत है। जिस प्रकार से हमने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे टिका दिया, यह दिखलाता है कि भारत के जवानों की वीरता, उनके अंदर रेजिलेंस, उनके अंदर विजय प्राप्त करने की भावना। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वॉर मेमोरियल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जवानों के बीच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तस्वीर देखिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, शौर्य को नमन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य जीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये साहस, बहादुरी का उत्सव भी है, त्याग और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का स्मरण भी है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कारगिल विजय दिवस पर पुष्प वर्षा की जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, सम्मान किया जा रहा है और नमन किया जा रहा है। संदीप सर, यहां सिर्फ पाकिस्तान को एज नहीं था क्योंकि दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठा था, बल्कि ऑक्सीजन की कमी भी थी, नीचे थे हम। इसके अलावा दिल मांगे मोर जो हमारे जवानों का एक नारा उस दौरान था, ये दिखाता है किस तरीके से साहस, वीरता और त्याग के साथ हमारी सेना उस दौरान लड़ी थी। ना सिर्फ लड़ी थी बल्कि विजय भी हासिल की थी। और वाकई ये प्रगति ने बहुत बड़ा अच्छा याद दिलाया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कौन भुला सकता है ये दिल मांगे मोर, जो कि एक युद्ध घोष बन गया था उस दौरान जब एक महत्वपूर्ण चोटी पर हमने कब्जा किया था। जी, आपने सही कहा कि मुझे लगता है आज का दिन उनको याद करने का दिन है जो उन्होंने शहादत दी देश के लिए, जो साहस, अदम्य साहस दिखाया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में वो बहुत ही अनोखा है और अद्वितीय है। और यही साहस है, यही झलके हैं, यही तस्वीरें हैं जो आज भी पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बार बार सोचता है कि आखिर कारगिल वॉर की जो सीन थी और जिस पोजीशन में थे, अभी सर बता रहे थे कि जो उनकी लोकेशन थी, जो हमारी लोकेशन थी, उसके बाद जाकर के पूरी तरीके से इस युद्ध पर अपने हाथ में लेना और विजय हासिल करना, मुझे लगता है पाकिस्तान के इतिहास में ये ऐसी जीत थी कि आज तक भी उसकी जो गूंज है पाकिस्तान के सरजमी पर दिखती है। और इसीलिए ये आज का दिन, जितने शहीद हुए हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा की आपने जिक्र किया, तो सबको नमन का समय है। आज हमें नमन करना होगा और उनकी शहादत देश की एकता, अखंडता और बहादुरी के लिए, और सबसे बड़ी बात ये दुश्मन राष्ट्र के लिए हमेशा के लिए एक सबक है कि भारत में ऐसे वीर सपूत हैं कि इतनी दुर्गम पहाड़ी पर जो आप समझ सकते हैं कि वो जो सीन थी, किस प्रकार से उन्होंने इस फाइट को लड़ा और इसके बाद से वहां पर अपने हमारे जो झंडे गाड़े गए वहां पर, तो ये हिंदुस्तान की धरती में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गौरवान्वित पल है
है, आज का जो दिन है उनको याद करने का और उनको नमन करने का, और ये भी एहसास दिलाने का स्पेशली पाकिस्तान को कि ये हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैदा होने वाले जो युवा हैं, यहाँ की जो ज़मीन है ये क्रांति की ज़मीन है, और यहाँ की ज़मीन है देशभक्ति की ज़मीन है। यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आर्मी पाकिस्तान जैसे नहीं है, यहाँ की जो बिक जाए, यहाँ पे एक सिविल गवर्नेंस है इस देश में, और इस देश में हम यदि सुरक्षित है तो हम अपने आर्मी की वजह से सुरक्षित है, अपनी फौज की वजह से सुरक्षित है। और आज हम गौरवान्वित भी है कि हमारे साथ पैनल में हमारे सर साथ में हैं, तो ये एक बिल्कुल। अश्विनी सिवाच साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से जो शेयर कर सकते हैं वो जाहिर है कोई और नहीं बता सकता। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऐसे वक्त में जब आज देश अपने उन वीर जवानों को सलाम कर रहा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की हिफाजत की और पाकिस्तान को एक करारी चोट दी, ऐसी चोट दी जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है, इस जंग के टेक अवे पॉइंट्स क्या रहे? इस जंग के बाद क्या बदला? क्या क्या सबक हमने सीखे, अगर आप वो भी बता पाए। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं समीर, काफ़ी सबक सीखे। एक आप देखो सुब्रमण्यम कमेटी बनी इसके बाद जी, कुछ उसके रिकमेंडेशन थी, और ये जो अग्निवीर आए हैं वो उसी के तहत आए कि जो फौज की एक प्रकार से एवरेज हमारी जो एज थी वो कोई 31 साल थी, उसको कम करना था 25 साल। जो कमांडर्स एट ऑल लेवल, यूनिट कमांडर, कंपनी कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, उनकी एज को भी कम करना, यूथ लाना, क्योंकि आप ऐसी पहाड़ी में कोई नहीं चल सकता जब तक वो आप मेंटली टफ ना हो, फिजिकली आप बहुत ही अव्वल दर्जे के ना हो। तो मुझे लगता है वो भी। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो जिससे बात हुई थी कि सीडीएस की अपॉइंटमेंट, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में ज़्यादा तालमेल ये होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप देखें उसी रिकमेंडेशन से भारत अब जा रहा है थिएटराइजेशन की तरफ। वो समय नहीं जबकि थिएटर कमांड बन जाएंगी। तो और अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि जब लड़ाई होती है तो आपको बाहर से हथियार नहीं मिलेंगे, आपको बड़ी मुश्किल होगी। आपको पता है बोफोर्स के जो हमें शल चाहिए थे वो बहुत मुश्किल से मिले, इजराइल ने हमको हेल्प की। आज की तारीख में भारत जो है आत्मनिर्भर हो गया, इंडिजियस बनाता है। भारत खुद के लिए नहीं, भारत पूरे वर्ल्ड के लिए बनाता है। तो वो मुझे लगता है एक जो बदलाव आया है। आप ये देखें कि कहां पर आप ओप विजय और कहां ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर जो फर्क देखें कि अब ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में घुटनों पर ठिकाना, अपने हथियार बनाए हुए इस्तेमाल करना, आकाश तीर जैसे, या आपका जो आपका बोफर्स तो जो हमारे पास थी उसको भी हमने कॉपी कर लिया है। इसके बाद बरमोज मिसाइल के बारे में बात करें, मुझे लगता है भारत एक बदला हुआ भारत है। आज भारत की फौज जो है उसका मोराल भी बहुत हाई है, ट्रेंड भी है, मोटिवेटेड भी है। ये एक मुझे लगता है बदलाव आया है। बिल्कुल सही बात है सिवाच साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आगे भी दिखाते रहेंगे। निश्चित तौर पर आज सलाम करने का दिन है उन वीर जवानों को जिन्होंने जान की बाजी लगाकर और अपनी जान देकर इस देश की हिफाजत की।